हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ और कुशल से होंगे। जैसा कि भारत के भूगोल विषय की वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी, उसी क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए वीडियो के इस अंक में हम पश्चिम भारत की दो प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती और दक्षिण भारत या कह सकते हैं कि मध्य भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां गोदावरी और महानदी को लेकर के चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी के अपवाह तंत्र से लेकर के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन सारी चीजों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंक को। मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे प्राकृतिक तौर से एक जल विभाजन क्षेत्र को दर्शाया गया है, और इसमें मध्य भारत के क्षेत्र में यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का स्थान है। और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर रूप से फैली हुई हैं। और इन्हीं दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में यानी कि उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में दो प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। और दोनों की दोनों नदियां जो है वह पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में दो प्रमुख नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें गोदावरी नदी है और महानदी है। तो ये दो नदियां जो कि पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, और दो नदियां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। तो इन चार नदियों के अपवाह तंत्र पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उत्तर की तरफ इन नदियों के विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि दक्षिण में जो है कि नर्मदा और ताप्ती के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और गोदावरी नदी के उत्तर में और महानदी के उत्तर में जो है कि सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के। उससे पहले कुछ अन्य जानकारियां यहाँ पर हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो दक्षिण भारत में प्रमुख जल विभाजन का कार्य कर रही हैं वो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं कर रही हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला विस्तृत है, जो कि 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पर्वत श्रृंखलाएं विस्तारित हैं। और इनमें आप देख पा रहे होंगे कि गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है और कावेरी नदी यह जल विभाजन का कार्य कर रही हैं। ठीक है। और ये पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई हैं, ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसको कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियां हम देख रहे हैं, जिसमें महानदी हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसा कि आप मानचित्र में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, गोदावरी है और महानदी है। ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं माही नदी है, साबरमती नदी है, नर्मदा नदी है और ताप्ती या तापी नदी है। ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर रही हैं। तो नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, जिसमें ताप्ती और उसके अलावा जो है कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो कि पेरियार नदी है, माही नदी है। ये चार प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, यानी कि एचुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है। और ये इन नदियों के द्वारा धरातल का अपरदन भी कम किया जाता है, तो इसीलिए ये अवसाद भी कम बहा करके ले जाती हैं, जिसके चलते ये जो भी अवसाद बहा के ले जाती हैं अपने तेज बहाव के चलते सारा का सारा जो अवसाद है वो समुद्र में ही ये निक्षेपित करती हैं। ठीक है। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण यहाँ पर करती हैं। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है। नर्मदा नदी को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने आती है उसके उद्गम स्थल को लेकर के आती है। उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, जो कि अमरकंटक नामक स्थान पर नर्मदा कुंड है, वहां से ये उद्गमित होती है। और ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में भी यहाँ पर ये मैकाल की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो वहां पर से ये उद्गमित होती है नर्मदा नदी। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक चोटी से
नर्मदा कुंड नामक स्थान से नर्मदा नदी उद्गमित होती है। नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है नर्मदा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसमें गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा नदी का नंबर आता है। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 13-12 किलोमीटर है, यानी कि 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जल संग्रहण क्षेत्र की नर्मदा नदी कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जल को ग्रहण करते हुए प्रवाहित होती है, तो 98,796 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से ये जल को ग्रहण करती है और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। यानी कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से ये प्रवाहित होती है। एक तरफ विंध्य पर्वत श्रृंखला है, दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। और उसी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में ताप्ती नदी या तापी नदी प्रवाहित हो रही है। तो दोनों की दोनों नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं और दोनों की दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण ना करते हुए एचुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख का ये निर्माण करती हैं, ठीक है। और नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं, जो दाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं, उन नदियों की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, दाहिनी और बाईं ओर से जो नदियां आकर के मिलती हैं वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें से प्रमुख रूप से जो है कि शक्कर नदी है, शेर नदी यहाँ पर है बाईं ओर से। दाईं ओर से जो नदी आकर के मिलती है उसमें जो है कि हिरन नदी यहाँ पर है और हथनी नदी है। तो ये 2-3 नदियाँ प्रमुख रूप से जानी जाती हैं इसकी सहायक नदियों के तौर पर, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर कुछ शहर भी स्थित हैं। उन शहरों में प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि अमरकंटक यहाँ पर है, जो कि और जो है कि मंडला यहाँ पर है, जबलपुर आता है, होशंगाबाद आता है। जबलपुर, होशंगाबाद तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है कि भड़ौच या भरूच भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बड़ोदरा भी महत्वपूर्ण है। और ओमकारेश्वर जो तीर्थ स्थल है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और महेश्वर भी एक अन्य तीर्थ स्थल है जो कि नर्मदा नदी के तट पर ही है, ठीक है। तो ये 4-5 जगहों के नाम आपको याद रखने, जिसमें जबलपुर है, होशंगाबाद है, भरौच है या जिसको भरूच भी कहा जाता है, और बड़ोदरा है, ठीक है। और यहाँ पर आप मानचित्र में देख पा रहे हैं ये नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि विंध्य पर्वत श्रृंखला एक तरफ यहाँ पर है और जो कि मांडेर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ इसके दक्षिण में हैं और उसी का भाग महादेव की पहाड़ियाँ हैं और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये उद्गमित होती है। तो ये अमरकंटक यहाँ से ये उद्गमित हो रही है और उसके बाद नर्मदा नदी आगे प्रवाहित हो रही है। इसमें जो है कि प्रमुख रूप से जो यहाँ पर दूसरा मानचित्र हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा-सा साफ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? ये आप यहाँ पर अब इस मानचित्र में सारी की सारी चीज़ें आपको स्पष्ट नज़र आ रही होंगी, देख सकते हैं। इसमें 3 प्रमुख जलाशय निर्मित हैं, इंदिरा सागर यहाँ पर, सरदार सरोवर और बरगी जलाशय। तो 3 जलाशय नर्मदा नदी पर निर्मित हैं, बरगी जलाशय, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर ही निर्मित हैं, ठीक है। और यहाँ पर दाहिनी ओर से, बाईं ओर से कौन-सी नदी आकर के मिलती है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान देनी है, जो कि हर एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और अब हम कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं नर्मदा नदी को लेकर के। तो नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात निर्मित किए हुए हैं, जो कि दुग्धधारा जलप्रपात है, कपिलधारा है और सहस्त्रधारा है। ये सारे के सारे जलप्रपात किसमें हैं? नर्मदा नदी पर निर्मित हैं और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बने हुए हैं। और नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही जबलपुर के पास, भेड़ाघाट के पास एक सबसे विख्यात जलप्रपात बना है, जिसको जाना जाता है धुआंधार जलप्रपात के नाम से। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर निर्मित है, जबलपुर के पास, भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और एना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही निर्मित है, महाराष्ट्र में ये जलप्रपात बना हुआ है। तो ठीक है, एना जलप्रपात कहाँ पर है? महाराष्ट्र में बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। और मध्य प्रदेश के विशाल क्षेत्र से बहने के कारण, मध्य प्रदेश के लगभग मध्य भाग से बहने के कारण नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो जीवित नदी का दर्जा नर्मदा नदी को कब दिया गया है? 2017 में दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, सरदार सरोवर
जो है कि नर्मदा नदी पर निर्मित जलाशय है और यही सरदार सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है। और इस बांध के निर्माण में लगभग 56 वर्ष का समय लगा है और 4 अप्रैल 1961 4 अप्रैल 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की परियोजना का शुभारंभ किया था, यानी कि यहाँ पर इसके क्रियान्वयन के लिए शिलान्यास यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है। और जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद इस बांध को राष्ट्र को समर्पित यहाँ पर किया गया है। गुजरात पर यह बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर निर्मित है। ठीक है। नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया है और नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी की पवित्रता और इसमें निर्मित बांधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस आंदोलन का सूत्रपात मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया है और वर्ष 1985 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1985 में। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो मेघा पाटेकर के द्वारा की गई है। ठीक है। नर्मदा नदी को लेकर के कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ पर हैं जो कि देख सकते हैं। नर्मदा घाटी लगभग जो है कि देखते हैं 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और नर्मदा घाटी की जो चौड़ाई है देख सकते हैं वो दक्षिण की तरफ जो नदी का औसतन क्षेत्र चौड़ाई है वो 35 किलोमीटर है। ठीक है। और नर्मदा नदी से ही लगा हुआ जो है कि बरना बरेली घाटी भी यहीं पर स्थित है। बरना बरेली घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नर्मदा नदी से लगा हुआ बरना बरेली घाटी क्षेत्र है। ठीक है। और मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं से उद्गमित होने के कारण मैकाल कन्या भी नर्मदा नदी को कहा जाता है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। कालिदास के मेघदूत में नर्मदा नदी के लिए रेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी चट्टानों से कूदने वाली। और नर्मदा नदी के तट पर ही प्राचीन भारत के संदर्भ में सबसे पहले प्राचीनतम मानव निवास के अवशेष मिलते हैं जो कि आदमगढ़ के क्षेत्र में है। ठीक है। तो आदमगढ़ के क्षेत्र में नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में भारत के संदर्भ में प्राचीन भारत के संदर्भ में सबसे पहले प्राचीनतम मानव निवास के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। और नर्मदा नदी के तट पर ही मध्य काल के दौरान हम देखते हैं कि पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी मिलती है रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति थे। रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल प्रशस्ति लिखी गई है। उसी में पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं ताप्ती नदी के अपवाह तंत्र पर। ताप्ती नदी को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके उद्गम स्थल को लेकर के। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के निकट जो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है वहीं से ये उद्गमित होती है। और ताप्ती नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जल को ग्रहण करती है? तो ये लगभग जो है कि 65,145 किलोमीटर के क्षेत्र से ये जल को ग्रहण करती है। लंबाई आपको ध्यान देना है 724। और उद्गम स्थल कहाँ पर है? बैतूल जिले के अंतर्गत मुलताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियां से। ठीक है। ताप्ती नदी के साथ साथ हम देखते हैं कि नर्मदा और माही नदी और पेरियार नदी, चार ये ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, यानी कि एचुरी का निर्माण ये करती हैं। ठीक है। ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा नदी और इस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। अन्य सहायक नदियां यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी के तट पर कुछ शहर स्थित हैं जिनमें से सूरत महत्वपूर्ण है और जो है कि बुरहानपुर है और बैतूल है, जिसमें से सूरत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र है और जो पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है सबसे महत्वपूर्ण, वह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती है। ठीक है। और ताप्ती नदी पर ही जो है कि हथनूर बांध यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। और उकाई डैम बना पड़ा है और कार जो कि काकरापारा बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। काकरापारा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, आगे भी चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया
कि उकाई परियोजना है, काकरापारा परियोजना है, ये दोनों की दोनों परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं और जो कि गुजरात में निर्मित हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना, ये दो नदी परियोजना बहुत बार परीक्षा में पूछी गई हैं। ठीक है, किस नदी पर है भी पूछा गया है, कौन से राज्य में भी स्थित है ये भी पूछा गया है। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर बसा है, डायमंड सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। गर्म दल और नर्म दल, दो दलों में कांग्रेस पार्टी विभाजित हुई थी। तत्कालीन की जो कांग्रेस पार्टी रही थी, ठीक है, जिसने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाया हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में दोनों वैचारिक मतभेद के चलते ये पार्टी में दो दल यहाँ पर हुए थे सूरत अधिवेशन में। ठीक है, ताप्ती नदी की कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताप्ती नदी का जो मूल स्थान है, उद्गम स्थल जो है कि मुल्ताई की जो पहाड़ियां हैं वहाँ के समीपवर्ती क्षेत्र में 7 कुंड निर्मित हैं इस नदी के तट पर। और ये 7 कुंड आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्य कुंड है, तापी कुंड है, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड और नाग बाबा कुंड। तो ये प्रमुख कुंड हैं जो कि ताप्ती नदी के तट पर हैं और जो कि इसके उद्गम स्थल मुल्ताई की पहाड़ियों पर ही स्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में जो सबसे प्रमुख नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी कह रहे हैं, सबसे लंबी नदी कह रहे हैं, एक ही बात है। तो सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की। और गोदावरी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र यानी कि कितनी एरिया से जल को ग्रहण करती है गोदावरी नदी, तो 3,12,813 किलोमीटर से जल को ग्रहण करते हुए प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह जो है कि महाराष्ट्र के पास मुंबई के निकट, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट जो नासिक के पास जो है कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी और पश्चिमी घाट पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां, वहां से ये उद्गमित होती है और मध्य भारत को पार करते हुए, दक्षिण के मध्य भारत को पार करते हुए ये दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गोदावरी नदी गिरती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको याद रखना है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां नासिक महाराष्ट्र से, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 1465 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये अपवाह क्षेत्र है गोदावरी नदी का। आप यहाँ पर ये पूरा इसको देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये अंत में गिर रही है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर से जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो कि महाराष्ट्र से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अन्य जगहों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रवरा। ठीक है, और जो कि पूर्णा नदी है, बाणगंगा है, इरावती यहाँ पर है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि पेन गंगा भी यहाँ पर है। ठीक है, पेन गंगा या जिसको कि कहा जाता है बेन गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बेन गंगा या पेन गंगा। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं, 4 के 4 शहर आपको याद रखने हैं। नासिक है, नांदेड़ है, निजामाबाद है और राजमुंद्री। यहाँ पर ये राजमुंद्री है, राजामुंद्री है। ठीक है, तो राजमुंद्री, निजामाबाद, नांदेड़ और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं और जो कि महत्वपूर्ण स्थल हैं, आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, और नासिक पर जो है कि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है, नासिक, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, और गोदावरी नदी की 7 शाखाएं मानी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपको याद रखना है गोदावरी नदी की 7 शाखाएं मानी जाती हैं। और 7 कुंड, सप्त कुंड किस नदी के तट पर हैं, तो ताप्ती नदी के तट पर हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। हमने आपको बताया था 2 लाख से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से ये जल को संग्रहण करती है। ठीक है, बराह पुराण में गोदावरी नदी का उल्लेख मिलता है और इसको कहा गया है कि गौतम ही जाह्नवी को, यानी कि जाह्नवी नाम से उल्लेखित किया गया है गोदावरी नदी को बराह पुराण में। जाह्नवी को दंडकारण्य वन में लाए हुए थे, ऐसा कहा जाता है, जो कि गोदावरी नाम से प्रसिद्ध है। जाह्नवी नाम मिलता है बराह पुराण में गोदावरी का। ठीक है, महाभारत पर्व में भी इसको सप्त गोदावरी कहा जाता है क्योंकि इसकी 7 धाराएं हैं। कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया है और गोदा नाम से इसका उल्लेख किया है कालिदास ने। और कालिदास की जो है कि
रघुवंश में, ठीक है, रघुवंश में इसका उल्लेख मिलता है गोदावरी नदी का, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा गोदावरी नदी के तट पर ही यहाँ पर हम देखते हैं त्र्यंबकेश्वर, नाटिक, नासिक, पैठन, ये तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी नदी जो है, राजमुंद्री जो प्रमुख शहर स्थित है गोदावरी के तट पर, तो वहीं पर गोदावरी दो धाराओं में बंट जाती है। जो गोदावरी की पूर्वी धारा है वह गौतमी गोदावरी कहलाती है, जबकि पश्चिमी जो धारा है वह जो है कि वशिष्ठ गोदावरी कहलाती है, ठीक है। तो गोदावरी नदी की जल धाराएं कहाँ पर जाकर के बढ़ती हैं, तो राजमुंद्री नामक जगह पर जाकर के बढ़ती हैं। एक धारा गौतमी गोदावरी, दूसरी धारा वशिष्ठ गोदावरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसके आकार और विस्तार के कारण इसको दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा का प्रश्न हो तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कावेरी होगा, ठीक है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है। और केवल पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी होगी। दक्षिण भारत, जहाँ पर भारत लग जाएगा तो कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाएगी, क्योंकि कावेरी नदी सदाबहार नदी है, इसमें जल की कमी नहीं रहती है और लंबी दूरी से ये नदी आती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी का हालांकि कह सकते हैं जो इसकी लंबाई है वो बहुत ही कम है, 800 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन जो इसके जल है, इसका बहाव क्षेत्र है, वो काफ़ी विस्तृत है गोदावरी नदी के मुकाबले। गोदावरी नदी में जल की कमी रहती है और इसका पौराणिक महत्व है, तो इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, इसमें हमेशा जल रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं महानदी के अपवाह तंत्र को लेकर के। महानदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के पास जो है कि सिहावा की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पास सिहावा की पहाड़ियां, जो कि कह सकते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ियों का ही विस्तार माना जाता है। और यहाँ पर जो जिला है धमतरी, ठीक है, तो धमतरी जिले से ये उद्गमित होती है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और इसका जल संग्रहण क्षेत्र यानी कि कितने क्षेत्र से ये जल को ग्रहण करती है, 1,41,600 वर्ग किलोमीटर से ये जल को ग्रहण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए पारद्वीप को पार करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है, और ये डेल्टा का निर्माण भी करती है, ठीक है। देखिए गोदावरी नदी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात और है, जो गोदावरी नदी है वह जो है कि आपके जो पांडिचेरी का यनम द्वीप है, ठीक है, यनम जो जिला है पांडिचेरी का, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो यनम जिला है आंध्र प्रदेश में, तो उससे भी प्रवाहित होकर के बहती है आपकी गोदावरी नदी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोदावरी नदी किस केंद्र शासित प्रदेश के जिले से, एक जिले से प्रवाहित होकर के प्रवाहित होती है, तो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित द्वीप है, वहां से ये प्रवाहित होती है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान देना है। इसको लेकर के एक बात और थी वो। इसके अलावा हम देखते हैं महानदी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो महानदी पर दाईं ओर से और बाईं ओर से जो प्रमुख नदियां आकर के मिलती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दाहिनी ओर से जो जोग नदी है और शिवनाथ नदी और हसदेव नदी, ये बाईं ओर से दो प्रमुख नदियां, दाईं ओर से एक नदी। इसके अलावा जो है कि इब और तेल नदी भी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि तेल नदी जो है वो महानदी पर जो है कि कहाँ से आकर के मिलती है, ये दाहिनी ओर से आकर के मिलती है, ठीक है, तेल नदी भी दाहिनी ओर से आकर के मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं महानदी का अपवाह तंत्र, जो कि देख सकते हैं तेल नदी यहाँ पर है, ये जो है कि जोक नदी यहाँ पर है बाईं ओर, जो दाहिनी ओर से आकर के मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ अन्य नदियाँ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि महानदी के संदर्भ में इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, ठीक है। और ऐतिहासिक महत्व के अनुसार महानदी की सहायक नदियों को जो है कि शुक्ल मत पर्वत से उद्गमित बताया गया है। तो महानदी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसकी सहायक नदियों को प्राचीन शुक्ल मत पर्वत से उद्गमित हुआ, इसको बताया गया है। और महानदी को जो है कि मंदवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मंदवाहिनी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, महानदी को ही जाना जाता है, ठीक है। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में भी मिलता है और इस भीष्म पर्व में कहा गया है कि भारतीय प्रजा जो है कि चित्रोत्पला
का जल पीते थे। ठीक है, चित्रोत्पला का जल, चित्रोत्पला नदी कहा गया है महाभारत में भीष्म पर्व में गोदा महानदी को। ठीक है, तो महानदी को भीष्म पर्व में क्या कहा गया है? चित्रोत्पला कहा गया है। ठीक है, और महानदी के तट को आर्यों का निवास भी बताया गया है। रामायण काल में जो इक्ष्वाकु वंश थे उसके नरेशों ने यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करा हुआ था। संबलपुर के निकट महानदी पर ही सबसे विश्व की कह सकते हैं सबसे कृत्रिम झील निर्मित है, जिसको हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है कि महानदी पर निर्मित है। और हीराकुंड बांध जो है कि वो विश्व का सबसे कृत्रिम निर्मित जलाशय है या सबसे बड़ा ये बांध माना जाता है। ठीक है, और इसके जो हीराकुंड बांध है उसमें जो है कि एक छोटा सा द्वीप है हीराकुंड या हीराकुंड। ठीक है, इसको कुंद भी लिखा जाता है बहुत जगह, कुंद या कुंड। ठीक है, ये इसका नाम हीराकुंड पड़ने की भी एक कहानी है। यहाँ से हीरे मिलते थे ऐसा कहा जाता है, और जिसका निर्यात रोमन साम्राज्य को किया जाता था। और जो चीनी यात्री वेनशांग था उसके विवरणों में भी यहाँ पर से हीरे मिलने और उनका निर्यात रोमन साम्राज्य को किए जाने का उल्लेख ही मिलता है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम निर्मित झील है हीराकुंड बांध, जो कि एशिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी निर्मित कृत्रिम झील है, जो कि 55 किलोमीटर है। और हीराकुंड बांध के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो माफ कीजिएगा 1953 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1957 में इसका कार्य संपन्न हुआ था। यानी कि 1953 में शिलान्यास किया गया इस बांध का, हीराकुंड बांध का, और 1957 में यह बन करके तैयार हुआ। ठीक है, तो हीराकुंड बांध नर्मदा नदी महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पर नर्मदा नदी बोल रहे हम, तो महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। और महानदी पर ही दो अन्य बांध बने हुए हैं। एक का नाम है रुद्री बांध। ठीक है, रुद्री बांध भी यहीं पर बना है। और जो है कि गंगरेल, ठीक है, गंगरेल बांध भी इसी में बना हुआ है महानदी पर। तो महानदी पर हीराकुंड बांध, रुद्री बांध और गंगरेल बांध महानदी पर ही निर्मित हुए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान देना है। और महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नर्मदा नदी को लेकर के चीजें हैं। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी पर जो प्रमुख जलप्रपात निर्मित है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। केवल एक जो है कि दरदरी बांध नहीं बताया है, और जो है कि मान मानघर बांध नहीं बताया है। ठीक है, जो कि आपकी किस नदी पर बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर। इसके अलावा जो है कि यहाँ पर जो है कि अन्य बांध भी जलप्रपात यहाँ पर इन जलप्रपातों की बात हो रही है तो जलप्रपात आप देख सकते हैं अन्य नदियों पर, चंबल नदी पर भी बने हुए, जो कि अगर आप राजस्थान और साथ साथ ही मध्य प्रदेश की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये ध्यान देनी है। उसके अलावा सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी जो है कि चुलिया जलप्रपात पूछा गया है बहुत बार। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पर? मंदसौर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। हमने कोशिश करी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो के अंक में शामिल करने की। और जो भी नदी परियोजनाओं को लेकर के चीज़ें हैं, भले वो गोदावरी नदी को लेकर के हो, नर्मदा को, ताप्ती को और महानदी को लेकर के, तो उसके संबंध में अगले वीडियो के अंक में हम जो भी महत्वपूर्ण जल नदी परियोजना है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि जितनी भी महत्वपूर्ण नदी परियोजना थी इसमें भी हमने शामिल करी हैं, और जो भी छूटी होंगी तो आने वाले वीडियो के अंकों में हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।